हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस सीरीज का हम लोग सेट नंबर 4 कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले के जो 3 सेट्स हुए हैं उनका पीडीएफ ऐप पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन पर जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। देखना, एक टैब मिलेगा आपको फ्री स्टडी मटेरियल करके, है ना। फ्री पीडीएफ्स एंड ई बुक्स करके फ्री वाला एक सेक्शन होगा, उसी में आपको पीडीएफ दिख जाएंगे। अब चलिए हम लोग प्रश्नों को करना शुरू करते हैं। कौन सा कथन कार्बनिक यौगिकों की सजातीय श्रेणी, इसी को हम लोग समजात श्रेणी भी बोल देते हैं, का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। समजातीय श्रेणी या फिर सजातीय श्रेणी का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। समान सामान्य सूत्र सही है, समान रासायनिक गुण सही है, और CH2 समूह द्वारा भिन्न क्रमागत सदस्यों वाले यौगिकों की एक श्रेणी सही है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे क्या है कि फैमिली के नाम हैं और इनमें कई सारे सदस्य आते हैं जो मिल करके समजात श्रेणी का निर्माण करते हैं। जैसे अगर मैं एक उठाऊं समजात श्रेणी, जैसे कि एल्केन का, एल्केन ये अपने आप में एक फैमिली का नाम है जिसमें कई सारे मेंबर्स आ सकते हैं। पहला मेंबर इसमें आता है मीथेन, दूसरा मेंबर इथेन C2H6, तीसरा मेंबर प्रोपेन, चौथा ब्यूटेन। इस तरह से आप कई सारे लिख सकते हो। ये जो पूरी की पूरी श्रेणी है उसी को हम लोग समजात श्रेणी कहते हैं। अब देखो क्या विशेषता होती है इस श्रेणी की, कि सारे के लिए जो सामान्य फॉर्मूला है, सामान्य सूत्र है ना, जनरल फॉर्मूला है, वो एक समान होता है। जैसे एल्केन का अलग अलग समजात श्रेणी के लिए जो जनरल फॉर्मूला होता है वो अलग अलग समजात श्रेणी के लिए सामान्य सूत्र जो है वो अलग अलग होता है। जैसे एल्केन के लिए जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n+2। लेकिन समान सामान्य सूत्र, इसका मतलब आप इनमें से कोई सा भी सदस्य उठाएंगे जो उसका फॉर्मूला आएगा वो इसी वाले सामान्य सूत्र पे आधारित होगा। इसमें देखो जितने कार्बन है उसके डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन है। यहाँ देखिए आप, तो जितने कार्बन है उनके डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन है। 2 कार्बन है, इसका डबल 4 हो जाएगा, और 2 जोड़ दो तो 6 हो जाएगा। तो सारे के सारे जो सदस्य होंगे एल्केन के अंदर वो सब के सब इसी वाले सामान्य सूत्र पर आधारित होंगे। उसके बाद एक समजात श्रेणी के अंदर जितने भी सदस्य आते हैं उन सारे का रासायनिक गुणधर्म लगभग एक समान होता है, लगभग एक समान होता है। और आप क्रमागत सदस्य उठाइए, यानी कि लगातार कहीं से भी आप लगातार 2 सदस्य उठाओ, लगातार ही उठाना है, लगातार ही उठाना है। जैसे आप इन दोनों को उठा लीजिए, आप इन दोनों को उठा लो तो फॉर्मूले में CH2 का अंतर आपको मिलेगा। आप इन दोनों को उठा लो तो फॉर्मूले में आपको CH2 का अंतर मिलेगा। आप इन दोनों को उठा लो तो फॉर्मूले में आपको CH2 का अंतर मिलेगा। ऐसा नहीं करना है कि पहला मेंबर उठा लिया और तीसरा उठा लिया, नहीं। फॉर्मूले में आपको CH2 का अंतर मिलेगा, और अगर आप इस फॉर्मूले का मास निकालेंगे तो 14 आएगा। तो द्रव्यमान में जो है 14 का अंतर आएगा। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो यही सारे पॉइंट्स आपको जो है कथन 1 में दिए गए हैं। ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। किसी भी समजात श्रेणी को हम उठाएंगे, चाहे वो एल्कोहल का हो, चाहे वो एल्डिहाइड का हो, चाहे एल्केन का हो, एल्कीन का हो, एल्काइन का हो, कार्बोक्सिलिक एसिड का हो, तो लगातार 2 सदस्यों के बीच में फॉर्मूले में CH2 का अंतर आपको दिखेगा। हाँ, अलग अलग समजात श्रेणी के लिए अलग अलग सामान्य सूत्र आएगा, लेकिन एक समजात श्रेणी के अंदर जितने भी सदस्य आते हैं उनके लिए सामान्य सूत्र एक समान ही होता है। और द्रव्यमान में जो है 14 का आपको अंतर दिखेगा। अगर हम समजात श्रेणी में ऊपर से नीचे आते हैं, अगर हम समजात श्रेणी में ऊपर से नीचे आते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, यानी कि आणविक द्रव्यमान या फिर आणविक भार बोल दो आप, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है या फिर मॉलिक्यूलर मास होता है दोस्तों, वो इंक्रीज करता है, बढ़ता है। मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से क्या होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बढ़ता है, और बॉइलिंग पॉइंट ये भी बढ़ता है। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं एक समजात श्रेणी में। यानी कार्बन की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ना, ये सारे जो है पैरामीटर्स बढ़ते जाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। द्विनाम पद्धति यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अगर मैं आपसे पूछूं 2 जगत वर्गीकरण किसने दिया, यानी जीवों को बांटा 2 भाग में, पादप जगत और जंतु जगत, कौन से वैज्ञानिक थे। कार्लोस लिनियस, कार्ल लिनियस भी बोल देते हैं।
इन्होंने नामकरण दिया, यानी वैज्ञानिक नाम, जीवों का वैज्ञानिक नाम लिखने का तरीका इन्होंने बताया। कहा कि वैज्ञानिक नाम के दो भाग होंगे। नोमेनक्लेचर का मतलब नामकरण होता है, और बाइनोमियल यानी कि दो भाग वाला नाम। दो भाग होते हैं नाम के, है ना, वैज्ञानिक नाम के, साइंटिफिक नेम के। जैसे गार्डन पी, है ना, उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम आपको पढ़ना है पाइसम सताइवम। ये पाइसम सताइवम जो है ये वैज्ञानिक नाम है गार्डन पी का, यानी कि मटर के प्लांट का, जो मटर हम लोग खाते हैं वो वाले मटर। इसमें देखो दो भाग हैं, ये पाइसम और सताइवम। जो पहला भाग होता है, जो पहला भाग होता है वो वंश के नाम को बताता है। ये वंश का नाम है, ये वंश का नाम है, जीनस का नाम है। और सताइवम ये जाति का नाम है, ये जाति का नाम है ना, जाति का नाम है। पाइसम वंश का नाम है, सताइवम जाति का नाम है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से अलैंगिक जनन की कौन सी विधि जनक पादप के खंडित हिस्से से एक नए पादप का निर्माण करती है? जनक पादप के खंडित हिस्से से एक नए पादप का निर्माण करती है। तो फ्रेगमेंटेशन आपने पढ़ रखा है, खंडन भी बोल देते हैं, खंडी भवन भी बोल देते हैं जनक पादप से। तो इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल ही पढ़ना है, फ्रेगमेंटेशन, जिसमें क्या होता है कि जीव अपने आप ही मैच्योर होने के बाद कई सारे खंडों में टूट जाता है, और हर एक खंड एक नया जीव बनता है, जो उनके संतति कहलाते हैं। तो इसके लिए आपको याद रखना है स्पाइरोगैरा। स्पाइरोगैरा हरा शैवाल है। और थैलोफाइटा समूह, जो पादप के 5 समूह होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। थैलोफाइटा यानी सबसे सरल पादपों में जो सबसे सरल पादप होते हैं वो आते हैं थैलोफाइटा ग्रुप के अंदर, वो आते हैं थैलोफाइटा ग्रुप के अंदर। तो स्पाइरोगैरा में हम जानते हैं कि फ्रेगमेंटेशन होता है। ये अपने आप में अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है, और इसके लिए आपको मात्र एक एग्जाम्पल ही पढ़ना है, स्पाइरोगैरा। यही बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बीजाणु निर्माण, स्पोर बना करके अलैंगिक प्रजनन करने वाले जीव कौन है? ब्रेड मोल्ड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? राइजोपस, जो कि कवक है, राइजोपस। बाइनरी फिजन कई सारे जीवों में होता है, अमीबा में होता है ना, यूग्लिना में होता है, और लिशमेनिया में होता है। लिशमेनिया के कारण काला जर होता है, और पैरामीशियम में होता है ना, पैरामीशियम में होता है। तो आंसर हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, अमीबा है, यूग्लिना है, लिशमेनिया है, पैरामीशियम है। इन सारे में बाइनरी फिजन होता है, द्विखंडन होता है ना, द्विखंडन बोलते हैं। यहाँ पर द्विविभाजन दिया हुआ है, लेकिन द्विखंडन आप याद रखेंगे। हृदय पेशियों की प्रमुख विशेषता क्या है? कार्डियक मसल। हमारे शरीर में 3 प्रकार की पेशियां हैं, या फिर बोल दो पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पेशी अपने आप में ऊतक है। पेशी ऊतक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, कंकाल पेशी, चिकनी पेशी और हृदय पेशी। कार्डियक मसल। तो जो हमारा हृदय है वो हृदय पेशी से ही बना हुआ है, और जो हृदय पेशी की कोशिका होती है वो होती है एक केंद्रक वाली, है ना। यहाँ बहुकेंद्र की है, ये गलत हो जाएगा। एक केंद्रक वाली यानी एक कोशिका में एक ही केंद्रक आपको मिलेगा। शाखित होती है, ब्रांच होती है, और लयबद्ध संकुचन करती है ना, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करती है। हमारा दिल जो धड़कता है क्या है? लयबद्ध संकुचन ही तो है। कार्डियक मसल के बारे में दोस्तों आपको कुछ पॉइंट्स अच्छे से याद रखने हैं। ये नई वाली एनसीईआरटी का कटआउट है। पुरानी वाली एनसीईआरटी में कार्डियक मसल को लेकर के जो बातें आपको पढ़नी थी वही पढ़नी है, बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड हुआ है जो पहले नहीं था। मैं सोचता था कि भाई क्यों नहीं है, अब वो ऐड हो चुका है ना, अब वो ऐड हो चुका है। एक तो हृदय पेशियां केवल हृदय में पाई जाती हैं, जैसे कंकाल पेशी कई जगहों पर आपको मिलेंगे। हाथ पैर की पेशी, हड्डियों से जुड़ी पेशी कंकाल पेशी है। चिकनी पेशी पूरे आहार नाल में चिकनी पेशी है। जो रक्तवाहिनी है उसमें चिकनी पेशी है। लेकिन हृदय पेशी जो है केवल हृदय में पाई जाती है। हमारा हृदय एकमात्र पेशी जिससे बना हुआ है वह है हृदय पेशी, कार्डियक मसल। और देखो इनके तंतु, तंतु बोले तो पेशी कोशिका, है ना। पेशी कोशिका जो होती है ना वो लंबी होती है, चाहे वो बेलनकार हो चाहे तर्कु रूपी हो, लेकिन होगी वो लंबी। तो जब कोशिका लंबी होती है तो उसी को हम लोग तंतु बोल देते हैं, रेशा बोल देते हैं। तो इनकी जो कोशिकाएं होती है दोस्तों बेलनकार होती है। क्या आप याद रखेंगे? बेलनकार होती है, शाखित
होती है, ब्रांच्ड होती है, और एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है। एकल केंद्रक, एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है। और ये नया पॉइंट ऐड हुआ है, हल्की धारियां होती है। आपने पढ़ रखा है कि कंकाल पेशी को हम लोग रैखिक पेशी बोलते हैं, क्योंकि उनमें लाइट एंड डार्क बैंड्स पाए जाते हैं, हल्के और गहरे रंग की धारियां पाई जाती है। इनमें भी हल्की धारियां पाई जाती है। ये पहले मिसिंग था, अब ऐड हुआ है। और जो हृदय की पेशी होती है ना, कभी थकती नहीं है, अथक है, कभी थकती नहीं है। हमारे शरीर के अंदर कौन सा अंग है जो कभी थकता ही नहीं है, काम करते रहता है हमेशा, जब तक आप जीवित हैं लगातार। क्योंकि अगर वो थक जाएगी तो फिर हम जीवित ही नहीं बचेंगे, कुछ ही मिनटों में हम लोग मर जाएंगे। तो यह है हृदय, है ना। हृदय पेशियां नहीं थकती है, यानी कि जो हमारा अंग हृदय है वो नहीं थकता है, और लयबद्ध रूप से कार्य करती है। लयबद्ध इनमें संकुचन होता है, शीतलन होता है। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय क्रियाकलाप ओजोन परत के क्षरण में योगदान देता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है कि जो ओजोन है, ओजोन गैस जो कि एक जहरीली गैस है, इस ओजोन गैस को ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट कर देता है ना। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये ओजोन गैस को ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर ओजोन गैस की मात्रा घटेगी तो जो ओजोन परत की जो मोटाई है वो धीरे धीरे जो है वो घटती जाती है, और इसी को हम लोग बोलते हैं कि ओजोन परत में छेद हो रहा है। तो CFC आधारित रेफ्रिजरेंट और स्प्रे कैन का उपयोग हालांकि अब नहीं किया जाता है। पहले जो है कूलिंग के लिए, है ना, कूलिंग के लिए CFC का इस्तेमाल किया जाता था, AC में, रेफ्रिजरेटर में, है ना, स्प्रे भी आता था उसमें। लेकिन अब क्या है कि CFC एमिट करने वाले जो ये रेफ्रिजरेटर है, AC है, उन सारे पर रोक लगा दिया गया है। भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली विशेष कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? बोन मैरो। बोन मैरो जो है बोन में पाई जाती है, बोन मैरो बोन में पाई जाती है। इनमें ना बहुत ही स्पेशल टाइप की कोशिका होती है जिसे कहा जाता है स्टेम सेल। स्टेम सेल मूल कोशिकाएं, मूल कोशिकाएं, स्टेम सेल। बहुत ही खास तरह की कोशिका है, बहुत ही स्पेशल ये सेल है। ये जो कोशिका है इसमें खास बात क्या है, हमेशा विभाजित होगी, है ना, हमेशा विभाजित होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। और खास बात क्या है कि इसके पास क्षमता है अन्य प्रकार की कोशिकाओं को बनाने की। जैसे त्वचा की कोशिका है, त्वचा की कोशिका केवल त्वचा की कोशिका ही बनाएगी, लेकिन इसके पास खासियत क्या है कि ये पेशी की कोशिका बना सकती है ना, रक्त कोशिका बना सकती है। तो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं को ये स्टेम सेल जो है मूल कोशिका बना सकती है, जो मौजूद है हमारे बोन मैरो में। बोन मैरो ट्रांसप्लांट आपने सुना होगा, आई थिंक कोई मूवी है क्रिस 3 या क्रिस 2, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। उसमें विवेक ओबराय है जो कि व्हील चेयर पर रहता है, लाचार रहता है, उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना होता है ना। तो बोन मैरो जब ट्रांसप्लांट बोलते हैं तो हमारा मतलब होता है स्टेम सेल का दान, एक तरह से बोल सकते हो। जैसे हम लोग बोलते हैं कि नेत्रदान किया गया है, तो नेत्रदान जो बोलते हैं तो पूरा आंख निकालकर थोड़ी दिया जाता है, कॉर्निया को दिया जाता है, कॉर्निया को दिया जाता है। जब हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोलते हैं तो हमारा मतलब होता है कि जो बोन मैरो में जो स्टेम सेल है ये दिया जाता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ये स्टेम सेल दिया जाता है बोन मैरो से, उसी को हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोलते हैं। जैसे ल्यूकेमिया हो गया, खैर आएगा अभी एक कटआउट, वहां पर आपको सारी जानकारी मिलेगी। स्टेम सेल इसमें विशेष कोशिकाएं होती हैं। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार जब किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो क्या होता है? अगर आप किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाते हैं, यानी जो कुल बल लग रहा है उसका जो योग आएगा, है ना, जो सदिश योग आएगा वो 0 नहीं होगा। असंतुलित बल का मतलब लगने वाला कुल बल जो है वो 0 नहीं है, 0 नहीं है। तो ये जो असंतुलित बल होता है, ये जो असंतुलित बल होता है किसके बराबर होता है? संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग में परिवर्तन की दर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं। और बल की दिशा क्या होती है? बल की दिशा वही होती है जो संवेग में परिवर्तन की दिशा होती है। आपने किसी
वस्तु पर जो है असंतुलित बल लगाया तो उसके वेग में परिवर्तन हो जाएगा। अगर वेग में परिवर्तन हो जाएगा तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने में वेग। अगर आपने इस वेग को बदल दिया तो क्या होगा, ये संवेग भी बदल जाएगा, है ना, संवेग बदल जाएगा। तो इकाई समय में कितना संवेग में परिवर्तन हुआ उसी को बल कहते हैं, राइट। और बल की दिशा और संवेग में परिवर्तन की दिशा एक समान होती है। वस्तु का संवेग लगाए गए बल की दिशा में बदल जाता है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण बोन मैरो ट्रांसप्लांट का उपयोग मुख्यतः किन रोगों के उपचार में किया जाता है? ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर, और थैलेसीमिया, थैलेसीमिया भी ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है, यानी रक्त संबंधी बीमारी है, रोग है। ये कटआउट जो है नई वाली एनसीईआरटी से है। अस्थि मज्जा बोन मैरो में स्टेम सेल जो है पाई जाती है। ये जो मूल कोशिका है, स्टेम सेल है, ये पाई जाती है जो विभाजित होकर के नई कोशिकाओं का निर्माण कर सकती है। सिर्फ नई कोशिका का निर्माण नहीं करती है, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं को बनाने की क्षमता होती है, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं को बनाने की क्षमता होती है। तो जो हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोलते हैं, अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण बोलते हैं, उसमें एक स्वस्थ व्यक्ति की मूल कोशिकाएं जो होती है ऐसे रोगी को दी जाती है जिन्हें क्या है, रक्त कैंसर है, जैसे कि ल्यूकेमिया। आपसे सीधा पूछ लिया जाता है कि ल्यूकेमिया का मतलब क्या होता है, तो रक्त कैंसर आप बोल देंगे, है ना। और थैलेसीमिया याद रहेगा। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ध्वनि की चाल की गणना किन दो तरंग गुणधर्मों का गुणा करके की जाती है? ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलेंगे तरंग दैर्ध्य गुने में आवृत्ति। ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 90 ग्राम जल में 100 ग्राम नमक मिलाया जाए तो प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा? द्रव्यमान प्रतिशत में सांद्रता जो है वो कितनी होने वाली है? तो आपसे कंसंट्रेशन जो है वो पूछा गया है। सांद्रता मास बाय मास परसेंटेज, इसका मतलब क्या हुआ? फॉर्मूला सबसे पहले जो है आपको याद होना चाहिए, सांद्रता चाहिए, लेकिन आपको क्या चाहिए? मास बाय मास परसेंटेज, इस फॉर्म में चाहिए। तो हमें क्या करना होता है कि जो अंश लेंगे हम लोग बटा के ऊपर जो हम लोग राशि लेंगे वो भी हम लोग द्रव्यमान में लेंगे, और नीचे जो राशि लेंगे वो भी हम लोग द्रव्यमान में ही लेंगे, मास लेंगे दोनों का। तो होता है ऊपर में विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, और नीचे में विलयन का द्रव्यमान, है ना, विलयन का द्रव्यमान, और गुने में 100। यह है आपका मास बाय मास परसेंटेज कंसंट्रेशन निकालने का। अब देखिए विलय का द्रव्यमान, आपने एक गिलास पानी ले लिया, उसमें 90 ग्राम जल ले लिया और उसमें चम्मच से आपने 10 ग्राम नमक डाल दिया, तो पानी और नमक में विलय कौन हुआ? नमक हुआ, जो कम अमाउंट में होता है। तो विलय का द्रव्यमान कितना बोलेंगे? 10 ग्राम बोलेंगे। नीचे आपको चाहिए विलयन का द्रव्यमान। देखो ये तो विलय है नमक 10 ग्राम, और ये 90 ग्राम जो जल है ना ये विलायक है। और विलयन कैसे बनता है? विलायक और विलय दोनों को मिला करके। तो आपने नमक पानी का जो घोल मिलाया है वो देखो कितना ग्राम बनता है। तो 90 ग्राम तो आपने पानी ले लिया है, और 10 ग्राम तो इसमें 90 ग्राम जो है विलायक है और 10 ग्राम विलय है, और गुने में 100। सॉल्व करेंगे 10% आएगा। मास बाय मास परसेंटेज क्यों बोला? क्योंकि ऊपर में भी द्रव्यमान और नीचे में भी द्रव्यमान है। ऐसे ही मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता है, तब आपको ऊपर में द्रव्यमान लिखना होगा और नीचे में आयतन लिखना होगा। सवाल में आपको आयतन दिया होगा। ऐसे ही सांद्रता निकालने का एक और तरीका है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी ऊपर नीचे दोनों आपको आयतन लेना होगा। सवाल में आपको जो है आयतन दिया होगा, ठीक। तो जिस फॉर्म में सवाल आपसे पूछा जाएगा उसके हिसाब से आपको सवाल में डेटा जो है दिया जाता है। 10% हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना, 10% हमारा राइट आंसर। न्यूरॉन के मुख्य घटक कौन से हैं? न्यूरॉन के, देखो न्यूरॉन का ना डायग्राम आप खुद से बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। न्यूरॉन का डायग्राम बनाइए और उसको लेवलिंग कीजिए। डायग्राम बना करके जब आप लेवलिंग करेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, सारे जो पार्ट्स होते हैं वो आपको याद हो जाएंगे। तो देखो डेंड्राइट है ना, ये जो शाखाएं होती हैं, ब्रांच जो छोटी छोटी शाखाएं होती हैं, इसे हम लोग डेंड्राइट बोलते हैं। हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं? द्रुमिका बोलते हैं। ये जो पूरा आप लंबा वाला भाग है तो इसे एक्सॉन बोलते हैं।
और सोमा किसको बोलते हैं? ये देखो, ये पूरा का पूरा कोशिका द्रव्य है जिसमें कि नाभिक है। तो कोशिका द्रव्य और साथ में नाभिक, इन दोनों को आप एक साथ बोल दो सोमा। सोमा भी बोलते हैं, सेल बॉडी भी बोलते हैं। उसके बाद लास्ट में देखो, ये एक्सॉन टर्मिनल है। ये चारों भाग आपको याद रखने होंगे, माइलिन शीथ के ऊपर सवाल नहीं आता है। तो द्रुमिका कोशिका का है तंत्रिकाक्ष और तंत्रिका अंत, ठीक है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका अंत यानी कि एक्सॉन टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब अंत होता है। पीतल मुख्यतः किन धातुओं का मिश्र धातु है? पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है? अच्छा, जो मिश्र धातु होते हैं, जो मिश्र धातु होते हैं, ये तो होते हैं समांगी मिश्रण, ये होते हैं समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को दोस्तों हम लोग विलयन भी बोलते हैं। समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन भी बोलते हैं। तो तांबे और टीन, तांबा और जिंक, देखो तांबा और जिंक का जो मिश्र धातु है उसे हम लोग पीतल बोलते हैं। तो इसमें आप याद रखेंगे कि जो तांबा होता है वो होता है 80% और जो जिंक होता है ये 20%। ये भी याद रखिए, तांबा और टीन, तांबा और टीन का जो मिश्र धातु है इसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों कांस्य, या कांसा बोल दो, ब्रॉन्ज बोल दो। ब्रॉन्ज मेडल आपने सुना होगा। इसमें भी कॉपर होता है और वो भी 80%, लेकिन इसमें जिंक के स्थान पर दोस्तों टीन होता है, टीन 20%। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर। नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से आरंभ होने वाले जनन को क्या कहा जाता है? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को हम लोग निषेचन बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। और ये निषेचन जो है लैंगिक जनन में होता है ना, लैंगिक जनन में होता है। ये शुक्राणु है, ये अंडाणु है, ये शुक्राणु है, ये अंडाणु है, इनके बीच जो संलयन होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। इसी को हम लोग निषेचन बोलते हैं। राइट, ए हमारा राइट आंसर। प्रयोगशालाओं में रक्त के घटकों जैसे कि लाल रक्त कोशिकाओं एवं प्लाज्मा को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? जैसे आपने सुना होगा, खास करके डेंगू जब होता है तो, कि प्लेटलेट्स जो है, प्लेटलेट्स की जो संख्या है वो गिर गई है, सुना होगा आपने में भी। तो प्लेटलेट्स उसको चढ़ाया जाता है। कहाँ से वो प्लेटलेट्स आते हैं? तो ब्लड से निकाला गया होता है, किसी और के ब्लड से निकाला गया होता है। तो हमारे ब्लड में प्लाज्मा है, प्लाज्मा के साथ WBC है, RBC है, प्लेटलेट्स हैं। तो मान लो प्लाज्मा से हमें ये जो रक्त कोशिकाएं हैं उसको निकालनी है। कैसे निकाला जाता है? तो उसके लिए जो मेथड है वो है अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन जैसे दूध से, क्रीम से जो मक्खन निकाला जाता है, क्रीम से, दूध से पहले क्रीम अलग करते हैं और फिर उसके बाद जो मक्खन निकाला जाता है वो अपकेंद्रण से ही निकाला जाता है। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड है, देखो यहाँ पर ये बाहर का सीन दिखाया गया और ये अंदर का सीन दिखाया गया। एक ट्यूब में जो है ना, एक ट्यूब में ब्लड को रखा जाता है और उसके बाद इस मशीन में जो है ऐसे डाल दिया जाता है, मशीन ऑन कर दिया जाता है और फिर तेजी से जो है मशीन इसको घुमाता है, यानी मिश्रण को तेजी से घुमाया जाता है। मिश्रण को तेजी से घुमाया जाता है। तेजी से घुमाने के बाद क्या होता है, जो भारी पार्टिकल्स, भारी कण होते हैं वो नीचे, ट्यूब के नीचे आकर के बैठ जाते हैं और जो हल्के कण होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं घनत्व के आधार पे। ठीक, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का अणु है? अणु तत्व के भी हो सकते हैं, यौगिक के भी हो सकते हैं। तत्व के जो अणु होते हैं उनमें आपको एक ही प्रकार के परमाणु दिखेंगे, लेकिन यौगिक के अणु में आपको एक से अधिक प्रकार के परमाणु दिखेंगे। अब देखो यहाँ पर ये भी अणु है, ये भी अणु है, ये भी अणु है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अणु। यहाँ भी एक ही प्रकार का परमाणु है, ऑक्सीजन के ही परमाणु है। यहाँ भी एक ही प्रकार का परमाणु है, यहाँ भी एक ही प्रकार का परमाणु है। लेकिन ये जो जल है ये भी अपने आप में अणु है, लेकिन यहाँ पर दो प्रकार के परमाणु हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये यौगिक का अणु है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन सारे को क्या बोलेंगे? तत्व के अणु। तत्व के अणु। पायस क्या होता है? इमल्शन क्या होता है? कोलाइड है ना, कोलाइड कई प्रकार के होते हैं, सोल है, जेल है, एरोसोल है, उसी में एक इमल्शन भी आता है, पायस भी आता है। ठीक, कोलाइड, इसका एक एग्जाम्पल है पायस, इमल्शन है ना। पायस,
पायस का एक एग्जाम्पल दूध भी है, दूध भी अपने आप में क्या है, एक इमल्शन है। तो कोलाइड में हम जानते हैं कि डीपी और डीएम, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से जो है पायस बनता है ना, इमल्शन बनता है। तो दो द्रवों का विषमांगी मिश्रण, ये जो कोलाइड होते हैं ये विषमांगी मिश्रण ही होते हैं। कोलाइड जो होते हैं ये अपने आप में विषमांगी मिश्रण होते हैं। जो पायस है ये अपने आप में दोस्तों कोलाइड है, और कोलाइड विषमांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, राइट। इसमें डिस्पर्स्ड फेज डीपी ये भी लिक्विड है ना, डिस्पर्स्ड फेज यानी कि परिक्षिप्त प्रावस्था है ना, परिक्षिप्त प्रावस्था, और डीएम परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्शन मीडियम, ये भी लिक्विड, दोनों के दोनों लिक्विड, दोनों के दोनों लिक्विड। तो दो द्रवों का विषमांगी मिश्रण जिनमें एक दूसरे में परिक्षिप्त हो, ठीक है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दो गैसों का जो मिश्रण होगा ये आपके जो है विलयन बनाते हैं, दो गैसों का मिश्रण जो है विलयन बनाते हैं, राइट। ये सारे पॉइंट्स जो है आपको याद रखने हैं। अभी इमल्शन को लेकर के कुछ और भी सवाल आपको मिलने वाले हैं, उसको भी देख लेंगे। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान एक डैश की सूत्र इकाई में सभी परमाणु द्रव्यमानों के योगफल के बराबर होता है। सूत्र इकाई द्रव्यमान फॉर्मूला यूनिट मास, जो ये शब्द है हम लोग इस्तेमाल करते हैं आयनिक यौगिक के लिए, है ना, आयनिक यौगिक के लिए, आयोनिक कंपाउंड के लिए, आयनिक कंपाउंड के लिए, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए हम लोग सूत्र इकाई द्रव्यमान का इस्तेमाल करते हैं। और जो हम लोग आणविक द्रव्यमान बोलते हैं वो हम लोग यूजुअली जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जल में तेल पायस का उदाहरण है? अभी आपने देखा कि पायस अपने आप में कोलाइड है, इमल्शन अपने आप में कोलाइड है। अब देखो पायस ना दो प्रकार के होते हैं, पायस दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक ऑयल इन वाटर, जल में तेल, जल में तेल, और दूसरा तेल में जल, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये पहला और ये दूसरा, ये दो प्रकार के होते हैं, जल में तेल, तेल में जल, ठीक। यानी कि आपके पास जल होगा ज्यादा और उसमें आप तेल मिलाएंगे, तेल में जल, आपके पास तेल होगा ज्यादा और उसमें आप जल मिलाएंगे। तो जल में तेल, ऑयल इन वाटर पायस का उदाहरण है, जल में तेल पायस का उदाहरण है दूध। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दूध। और ये दोनों जो है ये एग्जांपल्स हो जाएंगे किसका, तेल में जल। तेल में जल, ठीक, जल में तेल, इसका एग्जांपल है मिल्क, और तेल में जल इसका एग्जांपल हो जाएगा बटर, कोल्ड क्रीम। चलिए यहां देख लेते हैं, है ना। ये जो इमल्शन है, पायस है, ये जो पायस है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव है, दोनों के दोनों ही द्रव है। ये याद रखना है क्योंकि परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम, ये ठोस, द्रव, गैस हो सकते हैं और उसके आधार पर अलग अलग प्रकार के कोलाइड होते हैं। तो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम अगर ये दोनों के दोनों द्रव है तो उस वाले कोलाइड को दोस्तों हम लोग इमल्शन बोलते हैं। इमल्शन दो प्रकार के होते हैं, एक तो जल में तेल वाला इमल्शन और दूसरा तेल में जल वाला इमल्शन, राइट। तो ये जो दूध है, बॉडी लोशन है और वैनिशिंग क्रीम है, जल में तेल का उदाहरण है, जल में तेल पायस है। उसका मक्खन और कोल्ड क्रीम ये तेल में जल पायस है। एक किसान नदी के किनारे रहता है लेकिन उसके क्षेत्र के नहर तंत्र को जलाशय से अनियमित जल आपूर्ति मिलती है।
सिंचाई के लिए उसे आदर्श रूप से क्या अपनाना चाहिए? क्योंकि किसान नदी के किनारे हैं तो नदी में तो जल होगा ही, तो क्या करेगा सिंचाई के लिए? सिंचाई का मतलब खेतों में पानी डालना, इरिगेशन, खेतों में पानी डालना। तो अगर वो नदी के किनारे रहता है तो सिंचाई के लिए सीधा क्या करेगा? पंप लगाएगा, पंप लगाएगा और नदी से पानी को सीधा खेतों में डालेगा। तो इसे हम लोग रिवर लिफ्ट सिस्टम बोलते हैं। सीधे रिवर से पानी को लिफ्ट किया और डाल दिया खेत में। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर का भी इस्तेमाल किया जाता है ना, वेल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंचाई की अलग अलग विधियां हैं, जिसमें से एक विधि है रिवर लिफ्ट सिस्टम, यानी कि अगर खेत मान लीजिए नदी के किनारे है तो सीधा नदी से पानी लेकर के आप खेत में डाल दो। बी हमारा राइट आंसर। जल में रहने वाले मेढक एवं अधिकांश मछलियों में किस प्रकार का निषेचन होता है? जल में रहने वाले मेढक और जो अधिकांश मछलियां होती हैं उनमें किस प्रकार का निषेचन होता है? निषेचन का मतलब क्या हुआ? वही शुक्राणु है और अंडाणु है, इनका संलयन। जो इनका संलयन होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। अगर ये निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है तो उसे हम लोग आंतरिक निषेचन बोलते हैं, और अगर ये निषेचन शरीर के बाहर होता है ना, मादा के शरीर के बाहर होता है, तो उसे हम लोग बाह्य निषेचन बोलते हैं। तो जो अधिकांश मछलियां होती हैं और जो मेढक होते हैं उनमें होता है दोस्तों बाह्य निषेचन। मादा मेढक क्या करेगी? बहुत सारे अंडे जो है पानी में छोड़ देगी। नर मेढक क्या करेगा? बहुत सारे शुक्राणु जो है पानी में छोड़ देंगे, और फिर क्या होता है? शुक्राणु और अंडाणु के बीच में निषेचन हो जाता है बॉडी के बाहर। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब क्योंकि पानी में अगर छोड़ा जाएगा शुक्राणु को, अंडाणु को, तो चांस ज्यादा है कि पानी के साथ बहकर वो कहीं और चले जाए। चांस ये भी है कि दूसरे प्रकार के जंतु उन शुक्राणु और अंडाणुओं को खा जाए। तो चांस बहुत कम है कि शुक्राणु और अंडाणु के बीच में निषेचन हो। इसीलिए नेचर ने क्या किया है, जैसे इंसानों में क्या होता है, एक मादा जो है महीने में एक अंडे को रिलीज करती है बॉडी के भीतर। मेढक के केस में क्या है? क्योंकि भाई नेचर को पता है खतरा ज्यादा है, तो एक दो शुक्राणु अगर ये बनाएगा तो काम तो चलेगा नहीं। तो बहुत सारे शुक्राणु और बहुत सारे अंडाणु, जैसे अंडे का उत्पादन जो है मादा मेढक जो है एक बार में 5 से 50 हजार तक जो है वो करती है, ताकि बहुत सारे मर भी जाए तो भी चांस हो कि निषेचन हो जाए। ठीक, तो एक तो इस निषेचन जो है वो मुश्किल है होना। उसके बाद मान लो कि अगर निषेचन हो भी गया तो भ्रूण जो है जो बनेगा, जो लार्वा होगा, उसका भी जीने का चांस कम है, क्योंकि वो भी पानी के साथ बह सकता है, कहीं जा सकता है, और साथ में जंतु जो है उसको खा जाए, ये भी चांस है। तो जो बाह्य निषेचन होता है ना, वो उतना सुरक्षित नहीं है। बाह्य निषेचन उतना सुरक्षित नहीं है क्योंकि खतरा है। आंतरिक निषेचन में क्या है कि अंडे का उत्पादन, शुक्राणु का उत्पादन तुलनात्मक रूप से कम होता है और उत्तरजीवता जो है वो बढ़ जाती है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आंतरिक निषेचन जो है ये छिपकलियों में, जो सरीसृप होते हैं, जो पक्षी होते हैं, स्तनधारी होते हैं, उन सारे में होता है आंतरिक निषेचन मादा शरीर के अंदर। द्रव्यमान m और त्रिज्या r वाले ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का व्यंजक क्या है? द्रव्यमान m और त्रिज्या r वाले ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का व्यंजक क्या है? तो गुरुत्वीय त्वरण बराबर G बराबर कैपिटल G कैपिटल M बाई R स्क्वायर। ये जो m होता है ये प्लेनेट का मास होता है, ग्रह का द्रव्यमान होता है। ये जो r होता है वो ग्रह की त्रिज्या होती है, और G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो Gm बाई R स्क्वायर। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर, डी ऑप्शन राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस समूह में सामान्यतः आंतरिक निषेचन होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब मादा शरीर के अंदर निषेचन होगा, युग्मक का संलयन होगा। तो इसमें सरीसृप है, पक्षी है एवं स्तनधारी है। मानव जो है स्तनधारी है। ये एनसीईआरटी का, नई वाली एनसीईआरटी का कटआउट है। यहां पर आप देखो, मछली जल में रहती है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। निषेचन जो है बाह्य निषेचन है। मेढक उभयचर होता है, जल जमीन दोनों पर मेढक रह लेते हैं। निषेचन बाह्य होता है। अब यहाँ पर देखो, मछली जो है एक बार में 100 से 1000 तक अंडे का उत्पादन करती है, जो मादा मछली होती है। उसके बाद मेढक, जो मादा मेढक है, एक बार में देखो 5000 से लेकर 50,000 तक अंडे का उत्पादन करती है। संतति की अनुमानित उत्तरजीविता कम है। तो बाह्य निषेचन में जो उत्तरजीविता है वो घट जाती है क्योंकि खतरा ज्यादा होता है।
अगर हम छिपकली की बात करें, पक्षी की बात करें या फिर स्तनधारी की बात करें तो इन तीनों में जो है आंतरिक निषेचन होता है। हम जानते हैं कि आंतरिक निषेचन में खतरा क्योंकि कम होता है ना, जो उत्तरजीविता है उसके चांस बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर अंडे का उत्पादन कम होता है। तो आप जो है मेढक के बारे में स्पेशली याद रखें कि एक बार में 5,000 से 50,000 तक जो है अंडे का उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि आप ये याद रखें बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन किसमें होता है। उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है? देखो, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, मैटर नहीं करता, जो वक्रता केंद्र होता है नहीं मैटर करता है ना, क्योंकि ऑप्शंस उस प्रकार से दिए हुए हैं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों के केस में जो वक्रता केंद्र है वो मुख्य अक्ष पे होता है। ये दोनों के लिए कॉमन है, लेकिन दर्पण के सामने होता है कि पीछे होता है, इसमें अंतर होता है। जैसे अगर हम अवतल दर्पण की बात करते हैं, तो ये इसका परावर्तक पृष्ठ होता है। तो जिधर परावर्तक पृष्ठ है उधर ही मुख्य फोकस और उधर ही वक्रता केंद्र, यानी कि दर्पण के सामने वक्रता केंद्र। लेकिन ये किस में है? ये है अवतल दर्पण में। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो ठीक आप विपरीत कर दो, विपरीत कर दो। मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र दोनों के दोनों जो है दर्पण के पीछे है। ये परावर्तक पृष्ठ है ना, और ये पोलिश्ड पार्ट है। तो परावर्तक पृष्ठ के ठीक विपरीत यानी कि दर्पण के पीछे मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र होता है। तो दर्पण के पीछे बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन चाहे दर्पण जो है वो अवतल हो चाहे उत्तल हो, आखिरी वक्रता केंद्र जो है ये है तो मुख्य अक्ष पे। यही मैं आपसे स्टार्टिंग में कह रहा था। न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार, तो जस्ट हम लोगों ने थोड़ी देर पहले चर्चा किया संवेग में परिवर्तन की दर, है ना, और बल की दिशा और संवेग में परिवर्तन की दिशा एक समान। त्वरण बल की दिशा के विपरीत होता है तथा बल के समानुपाती होता है। त्वरण बल की दिशा, अच्छा, ये न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं और हम ऐसे भी दिखाते हैं। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। बात एक ही है, चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे आप ऐसे लिख लो। तो त्वरण बल की दिशा के विपरीत होता है। देखो, ये बल, द्रव्यमान और त्वरण में संबंध है। इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से हम बोलेंगे बल की दिशा और त्वरण की दिशा एक समान, ठीक। तो त्वरण बल की दिशा के विपरीत होता है तो ऐसा नहीं है, त्वरण बल की दिशा के विपरीत होता है तो ऐसा नहीं है, त्वरण बल की दिशा में होता है बिल्कुल ऐसा ही होता है, तथा बल के व्युत्क्रम अनुपाती होता है नहीं, गलत हो जाएगा। आप इस वाले फॉर्मूले से देखो, बल और त्वरण में सीधा संबंध है। त्वरण बल की दिशा में होता है, सही है, बल के समानुपाती होता है, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इससे पहला वाला जो सवाल था वो इस वाले फॉर्मूले पर आधारित था। ये नई वाली एनसीईआरटी में ही एमसीक्यू दिया गया है जो कि इस वाले फॉर्मूले पर आधारित है। गोल लेंस यानी कि गोलीय लेंस, है ना, गोलीय लेंस जो है होना चाहिए, खैर कोई बात नहीं। गोल लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गोलीय लेंस, इसमें उत्तल लेंस अवतल लेंस दोनों के दोनों ही आते हैं। तो जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी है वो गोलीय दर्पण के लिए भी लागू है, गोलीय लेंस के लिए भी लागू है, सेम टू सेम है। जिसके अनुसार जो मुख्य अक्ष होता है उसके ऊपर, उसके लंबवत ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक, उसके नीचे मापी गई दूरी ऋणात्मक। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ये तो बिल्कुल सही है। अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी जो है ऋणात्मक और उत्तल लेंस के लिए धनात्मक। चाहे देखो, चाहे अवतल लेंस हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। चाहे अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो, दोनों के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक, और चाहे उत्तल दर्पण हो या फिर उत्तल लेंस हो, दोनों के लिए धनात्मक। जब वस्तु को मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है तो वस्तु की ऊंचाई ऋणात्मक होती है, गलत हो जाएगा। वस्तु को हमेशा ही, जैसे ये अवतल लेंस है, वस्तु को हमेशा ही मुख्य अक्ष के ऊपर ही रखा जाता है, नीचे नहीं रखा जाता है। इसीलिए वस्तु की जो ऊंचाई होती है दोस्तों वो धनात्मक होती है, और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी गई दूरी हम लोग ऋणात्मक लेते हैं। तो जब वस्तु को मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है तो आप जो है जो ऊंचाई है वो धनात्मक लेंगे, ना कि ऋणात्मक, तो ये गलत हो जाएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, सही है। वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है, ये भी सही है। वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक लेते हैं, चाहे वो लेंस हो चाहे वो दर्पण हो, ठीक।
तो सत्य कथन कौन सा नहीं है पूछा था, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये नई वाली एनसीईआरटी में ही बुक में दिया गया है ये एमसीक्यू। एक सीधी रेखा के अनुदिश गतिमान 4 वस्तुओं ए बी सी और डी के लिए स्थिति समय ग्राफ इस चित्र में दर्शाया गया है। इनमें से किस पर एक परिणामी बल कार्य करता है? यानी नेट फोर्स लग रहा है, कुछ न कुछ नेट फोर्स है, यानी कि शून्य नहीं है। एक परिणामी बल कार्य करता है यानी कि बल कुछ न कुछ लग रहा है, जीरो नहीं है। तो बल बराबर द्रव्यमान गुने में त्वरण होता है। अगर बल लग रहा है तो निश्चित ही त्वरण उत्पन्न होगा, है ना, निश्चित ही त्वरण उत्पन्न होगा। और त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर यानी वेग में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि वेग बदल रहा है, वेग बदल रहा है। क्योंकि वेग जब बदलता है तो ही जाके त्वरण उत्पन्न होता है, वेग जब बदलता है तो ही जाकर के त्वरण उत्पन्न होता है। अच्छा, वेग बदल सकता है जो गति है उसके दिशा में परिवर्तन के कारण भी, और वेग बदल सकता है जो चाल है उसमें परिवर्तन के कारण भी। सवाल में बोला गया है कि देखिए सीधी रेखा में जो है वस्तुएं चल रही है, यानी कि दिशा में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, दिशा में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। वेग बदल सकता है दिशा में परिवर्तन के कारण, जो गति है उसके दिशा में परिवर्तन के कारण, और जो स्पीड है चाल है उसमें परिवर्तन के कारण। यहां पर सवाल में बोला गया है कि देखिए सीधी रेखा में जो है वस्तुएं चल रही है, मतलब कि जो गति की दिशा है ना वो नहीं बदल रही है। तो वेग किसके कारण बदल रहा होगा? चाल में परिवर्तन हो रही है भाई, है ना, चाल में परिवर्तन हो रहा है। तो चाल में परिवर्तन के कारण जो है यहां पर वेग में परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण त्वरण उत्पन्न हो रहा है। और अगर त्वरण उत्पन्न हो रहा है तो निश्चित ही बल लग रहा होगा। तो सवाल में बोला गया है कि हाँ, परिणामी बल कार्य कर रहा है। अब स्थिति और समय के बीच कौन सा ग्राफ सही है ये आपको बताना है। आप देखो इस बी वाले में देखिए आप क्या चल रहा है, जो स्थिति है वो तो बदल ही नहीं रही है। आप समय में आगे बढ़ते जाइए, आप किसी भी टाइम पर चेक कर लो, आप इस वाले समय पर चेक करो स्थिति वही है, इस वाले समय पर चेक करो स्थिति वही है, इस वाले समय पर चेक करो स्थिति वही है। समय बीतता जा रहा है लेकिन आप खिसक ही नहीं रहे हैं, एक ही जगह पर अटके हुए हैं, यानी कि आप विराम अवस्था में हैं। तो भाई आप विराम अवस्था में तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि वेग में परिवर्तन तो हो रहा है, चाल में परिवर्तन तो हो रहा है, तो आप विराम अवस्था में तो नहीं है। ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक। अच्छा, आप इस वाले में देखो स्ट्रेट लाइन है ना, एकदम से सीधी रेखा है, एकदम से सीधी रेखा है, जो आपको ये बता रहा है कि समान समय अंतराल में जो है समान दूरी आप तय कर रहे हैं, समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप हर 1 मिनट में जो है 50 मीटर चल लेते हैं, हर 1 मिनट में आप 50 मीटर चल लेते हैं। पहले 1 मिनट में 50 मिनट चला आपने, फिर अगले 1 मिनट में 50 मिनट चला आपने, फिर अगले 1 मिनट में 50 मिनट आपने चला। तो अगर ऐसा होता है तो हम क्या बोलते हैं? एक समान चाल बोलते हैं। अगर ऐसा होता है, अगर आप समान समय अंतराल में समान दूरी तय करते हैं तो आप इसे क्या बोलते हैं? एक समान चाल बोलते हैं, एक समान चाल बोलते हैं। आपने जीरो से स्टार्ट किया था, आपने जीरो से स्टार्ट किया था और आप जो है एक समान चाल से चलते जा रहे हैं, एक समान चाल से चलते जा रहे हैं। जबकि वेग में परिवर्तन हो रहा है ना, वेग में परिवर्तन हो रहा है। और साथ में यह भी बोला गया है कि भाई दिशा में तो परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी वेग में परिवर्तन दिशा के परिवर्तन के कारण नहीं हो रहा है, चाल में परिवर्तन के कारण हो रहा है। जबकि यहां पर बोला जा रहा है कि भैया चाल भी नहीं बदल रहा है, एक समान चाल है। तो ये ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा। यहां भी देखो स्ट्रेट लाइन है, यहां भी देखिए आप तो स्ट्रेट लाइन है। जब भी स्ट्रेट लाइन हो, जब भी स्थिति और समय के बीच जो बना हुआ ग्राफ है वो सीधी रेखा हो, तो आप समझ जाना कि एक समान चाल है। और अगर सीधी रेखा ऐसे समय अक्ष के समानांतर हो जाए तो समझो कि विराम अवस्था में है। ठीक, विराम अवस्था में है। तो यहां पर भी जो है वेग में परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि चाल कांस्टेंट हो जाएगा। ये भी एक समान चाल का ही दोस्तों एग्जाम्पल है, ग्राफ है। अगर कर्व लाइन है, वक्र रेखा है, वैसे केस में समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाएगी, है ना। समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाएगी, तो ऐसे में जो है असमान चाल होगा। अगर असमान चाल है यानी कि एक समान चाल नहीं है, तो यानी कि वेग में परिवर्तन होगा और त्वरण उत्पन्न होगा, यानी कि बल लग रहा है। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। सी, वस्तु सी के लिए जो ग्राफ है वो बिल्कुल सही है। ठीक।
तीन हमारा राइट आंसर हो जाएगा वस्तु सी। एक ही पदार्थ के दो तार ए और बी की लंबाई समान है। एक ही पदार्थ, जैसे दो तार है ए और बी, दोनों के दोनों तार या तो कॉपर के हैं या तो एल्यूमिनियम के हैं, इस हिसाब से समझ लो आप एक ही पदार्थ का मतलब हुआ। लेकिन तार ए का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तार बी के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का 2 गुना है, उनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? तो प्रतिरोध के लिए आप ये फॉर्मूला पढ़ते हैं, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। आपसे कहा गया है कि देखो एक ही पदार्थ का दोनों का दोनों तार है, यानी कि ये कांस्टेंट है ना, लंबाई भी एक समान है यानी कि ये कांस्टेंट है। तो जो प्रतिरोध है वो अब व्युत्क्रम अनुपाती है जो काट का क्षेत्रफल है ना, जो काट का क्षेत्रफल है, यानी कि आर ए बटा में आर बी ये बराबर हो जाएगा ए तार ए का काट का क्षेत्रफल तार ए का काट का क्षेत्रफल तार बी का, माफ करिएगा, काट का क्षेत्रफल तार बी का बट्टे में काट का क्षेत्रफल तार ए का, क्योंकि उल्टा संबंध है। सवाल में आपसे क्या दिया गया है, तार ए का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है तार बी के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का 2 गुना है। ए का जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वो डबल है जो तार बी है उसका जो, सॉरी ऐसे नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तार बी का, यहां से ये आ जाएगा 2/1, यानी कि ये हो जाएगा 1/2। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक, कोई भार उत्तोलक 5 सेकंड में 75 किलोग्राम के द्रव्यमान को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, इस कार्य को करने के लिए आवश्यक शक्ति कितनी होगी? देखिए ऐसा सवाल ना एग्जाम में खूब पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई पिंड है, कोई वस्तु है, कुछ भी हो सकता है, इसका द्रव्यमान मान लीजिए कि m है, आप इसको उठा करके ले जाते हैं किसी हाइट पे आप इसको उठा करके लेके जाते हैं, मान लो वस्तु को आपने यहाँ पर उठा कर ले आया, द्रव्यमान तो इसका m है और ये ऊंचाई आपने h ले लिया है। तो एक तो आपसे पूछा जाता है कि आपने कितना कार्य किया, है ना, इस m द्रव्यमान के वस्तु को h हाइट तक उठाकर ले जाने में आपने कितना कार्य किया। और फिर आपसे यह भी पूछा जाता है कि बताइए इस हाइट पर इसके पास स्थितिज ऊर्जा कितनी है। दोनों के लिए आपको सेम ही आंसर देना है, कार्य पूछ दे या फिर स्थितिज ऊर्जा पूछ दे, दोनों के लिए आंसर आपका होना चाहिए mgh। एक तो ऐसा सवाल आता है। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि आपकी शक्ति जो है वो कितनी खर्च हुई, है ना, आपका कितना पावर कंज्यूम हुआ या फिर कितना पावर कंज्यूम किया जाएगा। वैसे कैसे आपको समय दिया होगा कि भाई m द्रव्यमान का कोई पिंड है, h हाइट तक उठा करके ले जाने में t टाइम लगा है, बताइए कितना पावर जो है कंज्यूम किया जाएगा या कितना पावर कंज्यूम हुआ। तो शक्ति अगर पूछा जाता है तो कुछ नहीं करना होता है, जो ये फॉर्मूला है इसी में समय से भाग लगाना होता है, इसी में समय से भाग लगाना होता है। तो ये दोनों फॉर्मूला जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। एक तो ये फॉर्मूला है और दूसरा ये फॉर्मूला है। आपसे शक्ति जो है यहां पर पूछा गया है। अब देखो द्रव्यमान आपको दिया गया है 75 किलोग्राम है, जी का मान जो है आप यहां पर 10 ले लीजिए, है ना। वैसे जब तक कहा नहीं जाता है सवाल में 9.8 लेते हैं, लेकिन यहां पर जो है जी का मान 10 लेंगे तब जाकर के एग्जैक्ट आंसर जो है निकल करके आएगा। एच आपको दिया हुआ है 2 मीटर, सारे मान हम लोग एसआई मात्रक में डालेंगे, आंसर हमें एसआई मात्रक में चाहिए। समय 5 सेकंड है, समय का एसआई मात्रक जो है सेकंड होता है, तो ये कट जाएगा 15 बार में, यह जाएगा 15 गुने में 2 30 गुने में 10 300 जूल पर सेकंड, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे 300 वाट बोल देंगे, 300 वाट। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरीन परमाणु के KLM शेल में इलेक्ट्रॉनों का वितरण डैश है। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7, K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, L कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और M कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, KLM 2 8 7, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचती है तो निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। जब ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद उच्चतम बिंदु पर पहुंचती है तो निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही है।
मान लीजिए ये जमीन है, यहां पर एक गेंद थी, गेंद है, पिंड है, कोई वस्तु है। आप जब एकदम से मान लो कि आप 90 डिग्री के एंगल से फेंकते हैं, एकदम से 90 डिग्री के एंगल से आप फेंकते हैं, ठीक। आपको जो पढ़ना है उसमें हम मानकर चलते हैं कि आप 90 डिग्री के एंगल से फेंकते हैं। हालांकि मुश्किल है, आप नहीं फेंक पाएंगे। आप फेंकेंगे तो किसी न किसी एंगल से गेंद जो है वो जाएगी। 90 डिग्री से फेंकने का मतलब है कि अगर आपने यहां से फेंका है तो गेंद यहीं पर आकर के गिरेगी, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में आप ऐसा कर नहीं पाएंगे। आप जो है ऐसे फेंकेंगे तो गेंद जो है कहीं और जाकर गिरेगी, थोड़ा सा जो है आगे पीछे इधर उधर जो है वो गिर सकती है, चाहे आप कितना भी प्रिसाइजली क्यों ना फेंके। लेकिन फिर भी आप मानकर चलो कि आप 90 डिग्री से ऊपर फेंक रहे हो। आपने फेंका, हम जानते हैं कि फेंकने के बाद जो है अगर हम गेंद को फेंकते हैं, धीरे धीरे गेंद जो है ऊपर की ओर जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी, कुछ क्षण के लिए रुकेगी और फिर जाकर के नीचे आ जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि अंतरिक्ष में चली जाएगी गेंद। तो जब आप ऊपर फेंकते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर के तो रुकने वाली है ना, कहीं ना कहीं जाकर के ये गेंद तो रुकेगी। वो मैक्सिमम हाइट होगी, कहीं ना कहीं जाकर के रुक जाएगी, वो मैक्सिमम हाइट होगी और फिर यहां से जो है गेंद नीचे आना स्टार्ट करेगी। अब देखो ऑप्शन क्या है, गेंद पर लगने वाला बल 0 है। क्या ऐसा है? क्या इस गेंद पर लगने वाला बल 0 है? बिल्कुल 0 नहीं है। अगर गेंद पर लगने वाला बल 0 होता, भाई ये नीचे क्यों आता? हम जानते हैं कि जब हम किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो लगातार उसकी स्पीड घटती क्यों है? क्योंकि वस्तु ऊपर जा रही है लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल उसको नीचे की ओर खींच रहा है। तो भले ही मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद कुछ क्षण के लिए ये गेंद रुक जाएगी, इसका जो वेग है 0 हो जाएगा कुछ क्षण के लिए, लेकिन इसके ऊपर बल फिर भी लग रहा होगा नीचे की ओर, तभी ये गेंद नीचे आकर के गिरना स्टार्ट करेगी। अगर बल नीचे की ओर काम नहीं करता तो गेंद नहीं जो है नीचे आती। तो हम बोलेंगे कि भाई 0 नहीं है। अब क्योंकि बल ही 0 नहीं है तो निश्चित ही त्वरण भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर बल है तो त्वरण है, अगर बल नहीं है तो त्वरण नहीं है। तो अगर बल ही 0 नहीं है तो त्वरण भी 0 नहीं होगा। और हम जानते हैं कि भाई इस पर नीचे की ओर गुरुत्वात्वरण जो है, गुरुत्व त्वरण काम कर रहा होता है और गुरुत्व बल नीचे की ओर काम करेगा। इसकी गतिज ऊर्जा 0 है, बिल्कुल 0 हो जाएगी। मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद जो वेग है, जो चाल है, वो 0 हो जानी है और गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv² होता है। तो अगर यही 0 है तो पूरा का पूरा टर्म ही 0 है, ये सही है। इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है, तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया mgh। अब देखो m द्रव्यमान तो इसके पास अपना कुछ है, g का मान भी अपना कुछ होगा, और जो h है ये मैक्सिमम है ना। यहां पर जो स्थितिज ऊर्जा होने वाली है वो अधिकतम होने वाली है। जब नीचे गेंद गिरेगी तो हाइट जो है वो धीरे धीरे घटती जाएगी, जिसके कारण जो स्थितिज ऊर्जा है वो लगातार घटती जाएगी। तो हाँ, ये भी अधिकतम है। यानी इस प्रश्न का उत्तर 3 और 4 दोनों है। इस प्रश्न का उत्तर जो है वो 3 और 4 दोनों है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एथेनोइक अम्ल की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती है? एथेनोइक अम्ल, इसी को हम लोग एसिटिक अम्ल बोलते हैं, CH3COOH। ये एसिटिक एसिड है, एथेनोइक अम्ल की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती है। तो किसी भी अम्ल को अगर पहचानना है, अम्ल की अम्लीय प्रकृति को अगर देखना है, तो आप उसकी अभिक्रिया क्षार से करवा दो, लवण और जल बन जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि अम्ल है। तो एथेनोइक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनेगा सोडियम एथेनोएट। इसका तो फॉर्मूला भी आपको याद रखना चाहिए, CH3COONA, सोडियम एथेनोएट और साथ में जल। ये लवण है और ये जल, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एथेनोइक अम्ल और मेथनॉल से मेथनोइक अम्ल, ये अभिक्रिया ही गलत है, ये अभिक्रिया नहीं है ना, ऐसा कुछ बनता नहीं है। मतलब एथेनोइक अम्ल और मेथनॉल से, एथेनोइक अम्ल और मेथनॉल ये अपने आप एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अल्कोहल है, जो अभिक्रिया करवाते हैं तो एस्टर बनता है, ना कि यहाँ पर वापस से अम्ल बन जाएगा। अम्ल से अभिक्रिया करवा रहे हैं, वापस से अम्ल नहीं बनेगा यहाँ पर। एथेनोइक अम्ल और सोडियम के बीच जब अभिक्रिया होती है तब सोडियम एथेनोएट बनता है, जो यहाँ पर है, और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये अभिक्रिया चाहो तो आप याद रख सकते हो। एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल, देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये एथेनॉल है, और इससे जो है एस्टर बनता है। तो ये वाली अभिक्रिया जो है, इस अभिक्रिया का इस्तेमाल जो है एस्टर के पहचान के लिए किया जाता है, एस्टर के पहचान के लिए किया जाता है। सॉरी, एस्टर की विशेषता
पता करने के लिए जो है किया जाता है। जब एस्टर बनता है तो मीठी गंध आती है, स्वीट स्मेल, है ना। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से स्वीट स्मेल, मैंने स्वेट लिख दिया है, स्वीट स्मेल। निम्नलिखित में से किस अपरमाणु कण का आपेक्षिक आवेश शून्य होता है? रिलेटिव चार्ज जीरो होता है, रिलेटिव चार्ज जीरो होता है। न्यूट्रॉन, नई वाली एनसीईआरटी का कटआउट। इलेक्ट्रॉन का सिंबल, इलेक्ट्रॉन का सिंबल, इलेक्ट्रॉन का सिंबल E माइनस, आपेक्षिक आवेश रिलेटिव चार्ज -1, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन सिंबल P प्लस, रिलेटिव चार्ज +1। न्यूट्रॉन N0 और रिलेटिव चार्ज 0। याद रखेंगे आप। एक कण की गतिज ऊर्जा शून्य है, कण की गति के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? देखो, गतिज ऊर्जा किसी भी पिंड के पास या फिर किसी भी कण के पास उसके गति के कारण होती है। अगर गति नहीं है यानी कि गतिज ऊर्जा नहीं है। तो अगर गतिज ऊर्जा यहाँ पर शून्य है मतलब कण जो है वो गति नहीं कर रहा है, तो बोलेंगे यह विराम अवस्था में होना चाहिए। सी हमारा राइट आंसर हो जाना चाहिए। उच्च त्वरण के साथ गतिमान है, भाई अगर गतिमान है तो गतिज ऊर्जा होनी चाहिए ना, यहाँ तो 0 है। इसका संवेग अधिकतम होगा, संवेग कैसे अधिकतम हो सकता है? संवेग भी शून्य होगा, 0 होगा ना। संवेग बराबर द्रव्यमान गुने में वेग होता है। तो अगर v ही यहाँ पर 0 हो जाए, गतिज ऊर्जा 0 है यानी कि v 0 है, v 0 है तो संवेग भी 0 हो जाएगा, है ना। द्रव्यमान तो 0 होगा नहीं, संवेग 0 होगा तो ही जाकर के, सॉरी ये v जो है, जो वेग है ये 0 होगा तभी जाकर के संवेग 0 होगा। ये एक समान वेग से गतिमान है, गतिमान नहीं है। ये जो गतिज ऊर्जा है और संवेग है इनके बीच संबंध जो है आप डायरेक्ट याद रखिए, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ, ऐसे याद रखो, p² बट्टे में 2m। ये फॉर्मूला जो है आपको याद रखनी है। वर्ष 1869 तक वैज्ञानिक लगभग कितने रासायनिक तत्वों के विषय में जानते थे? आज के समय में वैज्ञानिकों ने 118 तत्वों को ढूंढा है, हालांकि इससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन हम लोगों को 118 ही पढ़ना है। अभी तक जो है 118 तत्व वैज्ञानिकों ने ढूंढ रखा है। इसमें से अधिकांश प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और कुछ वैज्ञानिकों ने लैब में बनाया हुआ है, प्रयोगशाला में बनाया हुआ है। ये आज के डेट में वैज्ञानिकों ने इतने सारे तत्व खोज लिए हैं, इतने सारे तत्व वैज्ञानिकों ने खोज रखे हैं। लेकिन 1869 में वैज्ञानिकों के पास 69 तत्वों की जानकारी थी। आसान है ना, 1869 में 69 तत्वों की जानकारी थी। 1869 में लगभग नहीं 69 एलिमेंट्स के बारे में वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया था। बी ऑप्शन राइट आंसर। लेकिन आज के समय में 118 तत्वों के बारे में वैज्ञानिकों ने पता लगा रखा है। इनमें से अधिकांश जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और कुछ वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में बना रखा है। बाह्य त्वचा किस प्रकार के उपकला ऊतक से बनी होती है? बाह्य त्वचा, ये जो त्वचा है, ये जो त्वचा है, तो बाह्य त्वचा जो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। देखो, उपकला ऊतक कई प्रकार के होते हैं, है ना। ये कॉलमनर होता है, सिंपल स्क्वामस, क्यूबोइडल, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, कई प्रकार के होते हैं। अब देखो ये पटुकी, देखो पहली बार मैंने सुना है पटुकी। इस सवाल को जिसने बनाया है ना उसको भी रिजाइन देना चाहिए, उसका भी इस्तीफा जो है मांगना चाहिए। कहाँ से लाते हैं ये लोग ये वर्ड्स, जो कहीं किताबों में आपको शायद ही देखने को मिले। मैंने तो नहीं पढ़ा हुआ है, अलग अलग प्रकार की किताबों मैंने किताबों को पढ़ा हुआ है, लेकिन ये पटुकी कहाँ से आई है? सोचो, इंग्लिश वर्ड नहीं दिया होता, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश से कोई मतलब ही नहीं है, आता सरल पटुकी उपकला। अब उनको क्या पता भाई पटुकी का मतलब क्या होता है? सरल शल्की आपने सुना होगा, सरल शल्की आपने सुना होगा, ये सरल पटुकी कहाँ से आ गया? तो पटुकी का मतलब दोस्तों यहाँ पर शल्की है ना। तो सरल शल्की उपकला, यहाँ पर अस्त्रित शल्की उपकला। सरल शल्की उपकला में देखो क्या होता है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, आधार झिल्ली, जो कि उपकला ऊतक की बहुत ही यूनिक फीचर है कि आधार झिल्ली होती है और कोशिकाएं जो होती है वो चपटी होती है, चपटी होती है
कोशिकाएं जो होती है वो चपटी होती है, चपटी होती है। जैसे फ्लोर पर आप टाइल्स देखते हो लगा हुआ, बिल्कुल वैसे चपटी होती है, कोशिकाओं के बीच में कोई गैप नहीं होता है, चपटी होती है, इसीलिए हम लोग सिंपल बोलते हैं। सिंपल को हम लोग सरल बोलते हैं, माफ करिएगा, माफ करिएगा, चपटी होती है इसलिए हम लोग स्क्वामस बोलते हैं, स्क्वामस बोलते हैं, शल्की बोलते हैं, है ना, शल्की। सरल क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोशिका की बस एक ही परत होती है, आधार झिल्ली पर कोशिका की बस एक परत होती है, इसीलिए हम इसे सरल बोल देते हैं, सरल बोल देते हैं। शल्की इसलिए बोलते हैं, शल्की इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोशिकाएं जो होती है वो चपटी होती है, तो हम इसे बोलते हैं सरल शल्की उपकला। ये जो कोशिकाएं हैं, हमारे फेफड़ों के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं और जो रक्तवाहिनी होती है, वहां ये सरल शल्की उपकला जो है ये पाया जाता है ना। ये कहाँ मिलेंगे आपको? जो कोशिका होती है और रक्तवाहिनी, रक्तवाहिनी में, ठीक। अब यहां पर देखो, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम यहां पर भी है लेकिन स्ट्रेटिफाइड है। तो इसका मतलब ये होता है कि कोशिकाएं जो होंगी वो होंगी तो चपटी, कोशिकाएं होंगी तो चपटी, लेकिन कई सारे परतों में होंगी, कई सारे परतों में होंगी, कई सारे परतों में होंगी, समझे आप? तो ये है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो त्वचा, हमारे त्वचा में जो यही वाला उपकला ऊतक है, त्वचा में यही वाला, इसके ऊपर प्रोटीन भी जमा होता है, क्रिएटिन प्रोटीन आपने सुना होगा। हमारे नाखून में, हमारे बाल में कौन सा प्रोटीन है? क्रिएटिन प्रोटीन है। तो वही क्रिएटिन प्रोटीन जो है, क्रिएटिन प्रोटीन जो कि हार्ड प्रोटीन होता है, वो इसके ऊपर जमा होता है हमारे प्रोटेक्शन के लिए, ठीक। ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? इलेक्ट्रॉन का लाभ, इलेक्ट्रॉन का लाभ, जैसे मान लीजिए कि क्लोरीन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया तो इलेक्ट्रॉन का लाभ हो गया ना। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, ये तो दोस्तों होता है अपचयन, ये तो होता है अपचयन या फिर अवकरण बोल दो, ये तो आंसर नहीं होगा। प्रोटॉन से कोई लेना देना नहीं है, न्यूट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रॉन की हानि, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि सोडियम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, सोडियम प्लस बना, यहां इलेक्ट्रॉन की हानि हो रही है, तो इसे कहा जाता है ऑक्सीकरण, इसे कहा जाता है ऑक्सीकरण। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। गैस कणों के बीच अधिक स्थान होने से उन्हें आसानी से लघु आयतनों में निचोड़ा जा सकता है। यह बात बिल्कुल सही है कि गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं, तो उसे आप कम आयतन वाले बर्तन में कंप्रेस करके, संबंधित करके रख सकते हैं, इससे उसका परिवहन जो है आसान हो जाता है। बिल्कुल सही है। गैस कणों की औसत गतिज ऊर्जा उच्च होती है, बिल्कुल सही है। अगर हम ठोस, द्रव, गैस, ये तीन तीन अवस्था लेते हैं, तो उसमें गैस के जो कण होते हैं बहुत ही तेजी से गति करते रहते हैं, तो भाई उनका गतिज ऊर्जा जो है, उनकी गतिज ऊर्जा जो है वो उच्च होगी, है ना। गति के कारण गतिज ऊर्जा होती है, अगर गति तेज है तो गतिज ऊर्जा भी अधिक होगी। दोनों कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन धातुओं के विशिष्ट भौतिक गुणधर्म का सही वर्णन करता है? यानी इनमें से बताना है कि धातु का भौतिक गुणधर्म कौन सा है, धातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में कौन सा है। धातुओं का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, गलत हो जाएगा। धातुओं का क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, गलत हो जाएगा, सुचालक होती है। धातुएं सामान्यतः भंगुर होती है और हथौड़े से पीटने पर आसानी से टूट जाती है, ऐसा भी नहीं होता है। धातुएं जो है भंगुर नहीं होती है, धातुएं नहीं, धातुएं तन्य होती है, धातुएं तन्य होती है, आघात वर्ध होती है, हथौड़े से पीटने पर पतले चादर के रूप में ढल जाती है, वो टूटती नहीं है। धातुएं ध्वनिक होती है और टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती है, बिल्कुल सही है। और इसी विशेषता का इस्तेमाल जो है घंटी बनाने में किया जाता है, एक बार मारो टन तो आवाज जो है करती रह जाती है। डी ऑप्शन राइट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया होने पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूना पानी, जब आप चूने पानी से दीवारों पर पुताई करते हैं
जिस समय आप पुताई करते हैं उस समय दीवारें नहीं चमकती है, ना ही उतनी सफ़ेद होती है। उसके 2-3 दिन बाद आप देखेंगे तो दीवारें एकदम से सफ़ेद हो जाती है और चमकदार हो जाती है। कारण क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का हॉल ट्वाइस, इसको हम लोग दीवारों पर क्या करते हैं कि लगाते हैं, पुताई करते हैं इससे। तो वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसके साथ अभिक्रिया जो है होती है, धीरे धीरे अभिक्रिया होती है, और वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम है तो धीरे धीरे अभिक्रिया होती है और बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट की परत दीवारों पे, और इसके बनने के कारण दीवारें जो है वो चमकदार हो जाती है, सफ़ेद हो जाती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट बी ऑप्शन राइट आंसर। एल्डिहाइड में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित होता है, यानी कौन सा फंक्शन ग्रुप मौजूद होता है? तो एल्डिहाइड यानी कि CHO है ना, एल्डिहाइड CHO, ये जो CO है ये है कीटोन फैमिली। OH एल्कोहल, एल्डिहाइड नहीं, एल्कोहल, ये तो एल्डिहाइड हो गया, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बी ऑप्शन राइट आंसर। केंद्रक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? न्यूक्लियस के बारे में बोल रखा है। केंद्रक कोशिकीय जनन में एक मुख्य भूमिका निभाता है, बिल्कुल सही है। केंद्रक ही कमांड देता है कि कैसे सेल डिवीजन होना है, केंद्रक ही कमांड देता है, बिल्कुल सही है। अच्छा, कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहे हैं, ये तो सही है। केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं, बिल्कुल सही है, केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं। केंद्रकीय झिल्ली एक अर्धीय और दृढ़ संरचना है। केंद्रक झिल्ली जो होती है, जो जैसे कोशिका झिल्ली होती है वैसे ही केंद्रक झिल्ली होती है, ये गलत हो जाएगा, है ना। और कोशिका झिल्ली कैसी होती है? फ्लूइड मोजैक आपने पढ़ रखा है, लचीली होती है। केंद्रकीय झिल्ली एक द्विपर्तीय संरचना है और लचीली होती है ना। ये कोशिका है, कोशिका में ये केंद्रक है, इसकी एक झिल्ली और एक और झिल्ली होती है, और इसमें जो है क्रोमेटिन होता है ना, क्रोमेटिन होता है, और यहीं से जो है कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बनता है सेल डिवीजन के टाइम में। निम्नलिखित में से कौन सी राशि किसी तरल में डूबे हुए पिंड पर लगने वाले उत्प्लावक बल को प्रभावित नहीं करती? बायंट फोर्स को, है ना, बायंट फोर्स को। तो जब हम किसी पिंड को किसी तरल में आंशिक रूप से या पूर्णतः डुबोते हैं तो उसके ऊपर तरल के द्वारा एक बल लगाया जाता है जिसे हम लोग बायंट फोर्स कहते हैं, और ये बायंट फोर्स बराबर होता है FB, मैं लिख देता हूं, यानी कि बायंट फोर्स ρVg के बराबर होता है। ध्यान यहां पर यह देना होता है कि जो रो होता है ये लिक्विड का होता है, ठीक, तरल का घनत्व होता है, ना कि जिस पिंड को हम डुबो रहे हैं उसका घनत्व होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर। ये जो G है, क्या पूछा है सवाल? प्रभावित, अच्छा हाँ, तभी तो मैं देखूं भाई, ये भी तो सही है। विस्थापित तरल का आयतन, ये सही है, तरल का घनत्व सही है, गुरुत्व त्वरण सही है। ये V क्या है? V जो है ये है डिस्प्लेस लिक्विड। हम किसी पिंड को अगर डुबोएंगे तो कुछ ना कुछ तरल तो विस्थापित होगा ना, उसका जो आयतन है, तो विस्थापित तरल का आयतन। वस्तु का घनत्व का यहाँ पर रोल नहीं होता है, सी ऑप्शन राइट आंसर। जो बायंट फोर्स है वस्तु के घनत्व पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। किसी कण का वेग समय ग्राफ ऋणात्मक प्रवणता वाली एक सरल रेखा है। यह कण की गति के बारे में क्या इंगित करती है? वेग समय ग्राफ है, वेग समय ग्राफ है। वेग समय ग्राफ का जो स्लोप होता है, यानी ये प्रवणता, ढलान, इसी को हम लोग प्रवणता बोलते हैं। इससे हमें क्या मिलता है? त्वरण। त्वरण बोल रखा है कि जो ये ढलान है ना ये ऋणात्मक है, ढलान ऋणात्मक है, यानी आपको इनडायरेक्ट वे में कहा गया है कि देखिए भैया त्वरण जो है ये ऋणात्मक है। त्वरण ऋणात्मक कैसे होता है? त्वरण जो है ऋणात्मक कब होता है? त्वरण बराबर हम जानते हैं वेग में परिवर्तन की दर। अब ये पूरा का पूरा मान ये ऋणात्मक कब होगा? ये पूरा का पूरा मान ऋणात्मक कब होगा? देखो समय तो ऋणात्मक हो नहीं सकता है, समय हमेशा धनात्मक होता है,
यानी ये जो ऊपर का टर्म है ये ऋणात्मक होगा। v माइनस में u, ये नेगेटिव कब आएगा? जब आपका u बड़ा हो जाएगा और v छोटा हो जाएगा। यानी कि जो प्रारंभिक वेग है वो ज़्यादा है अंतिम वेग से, यानी कि जो स्पीड है वो लगातार घट रही है। तभी तो ऐसा होगा ना कि आप स्टार्टिंग में फास्ट चल रहे थे और बाद में आप स्लो हो गए। तो हम बोलेंगे कण जो है धनात्मक दिशा में शीघ्रता से बढ़ रहा है ना। अब धनात्मक दिशा रहे ना रहे, लेकिन शीघ्रता से बढ़ रहा है। जो कण है वो शीघ्रता से बढ़ रहा है, यानी नहीं ये गलत हो जाएगा। यदि कण धनात्मक दिशा में गति कर रहा है तो उसकी गति धीमी हो रही है, ये सही है ना। जो गति है वो धीमी हो रही है, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रोगी के हृदय स्पंदन की ध्वनि स्टेथोस्कोप के माध्यम से डॉक्टर के कानों तक कैसे पहुंचती है? स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है डॉक्टर के द्वारा हमारे फेफड़ों से आने वाली आवाज़ को सुनने के लिए, हमारे हृदय से आने वाली आवाज़ को सुनने के लिए। और उसमें आप देखेंगे तो ट्यूब्स, एक ट्यूब जो है लंबी नली होती है जिसमें ध्वनि का जो है बार बार परावर्तन होता है, बार बार परावर्तन होता है, ध्वनि का बार बार परावर्तन होता है और डॉक्टर के कानों तक वो ध्वनि पहुंचती है। स्टेथोस्कोप में ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा रोगी के हृदय स्पंदन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यदि अम्ल वर्षा के पानी की एक बूंद नीले लिटमस पेपर पर डाली जाए तो क्या होगा? अम्ल वर्षा के पानी की एक बूंद, क्योंकि अम्लीय वर्षा है तो अम्ल का काम क्या होता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देना, है ना। बार बी से ब्लू, आर से रेड और ए से एसिड। तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड करने का काम ये वर्षा का पानी करेगा, तो नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर, नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा। कार्य के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन मनुष्यों में पाए जाने वाले सभी प्रकार के जंतु ऊतकों को निरूपित करता है? जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, कंकाल पेशी, चिकनी पेशी और हृदय पेशी। डी ऑप्शन राइट आंसर। एक विद्यार्थी एक चमकते बल्ब के टर्मिनलों पर एक वोल्टमीटर जोड़ता है। वोल्टमीटर जोड़ता है, वोल्टमीटर क्या मापता है? तो दो डिवाइस आपको याद रखनी है। वोल्टमीटर ये पोटेंशियल डिफरेंस मापता है, ठीक है। विभवांतर मापता है और जो धारा है इसे मापने के लिए एमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यह भी याद रखना है कि एमीटर को जो है श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, सीरीज में लगाया जाता है, जबकि जो ये वोल्टमीटर है इसको पैरेलल में लगाया जाता है, पार्श्व क्रम में लगाया जाता है और एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। जैसे मान लो कि एक सर्किट बनाया जाए, ठीक, बल्ब लगा हुआ है तो बल्ब लगा देते हैं। ये एमीटर है, धारा कितनी बह रही है सर्किट में। हमें चाहिए कि बल्ब के सिरों के बीच में विभवांतर मापना है। क्या करेंगे? वोल्टमीटर जोड़ देंगे ऐसे पैरेलल में, ठीक। नर जनन तंत्र में शुक्रवाहिका का मुख्य कार्य क्या है? शुक्रवाहिका का काम है शुक्राणुओं को लेकर के जाना, शुक्राणु को अधिवृषण से मूत्र मार्ग तक पहुंचाना। देखो, पुरुषों के अंदर मूत्र मार्ग से वीर्य भी बाहर आता है और मूत्र मार्ग से शुक्राणु भी बाहर आता है। वीर्य में ही शुक्राणु होता है और अधिवृषण, वृषण में शुक्राणु बनता है और जाकर के स्टोर होता है इस अधिवृषण में। फिर मैथुन क्रिया के दौरान इस अधिवृषण से शुक्राणु जो है शुक्रवाहिका में प्रवेश करता है और शुक्रवाहिका के जरिए वो शुक्राणु जो है मूत्र मार्ग में आता है और फिर वहां से लिंग से बाहर आ जाता है, राइट। तो ये जो अधिवृषण है यहां से शुक्रवाहिका में और उसके बाद मूत्र मार्ग में, ये पूरा रास्ता होता है। ये जो शुक्राणु उत्पादन है, शुक्राणु उत्पादन ये कहां होता है? ये वृषण में होता है। मानव मादा में जब अंडा निषेचित नहीं होता है तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है?
अंडा निषेचित नहीं होता है, यानी कि निषेचन नहीं हुआ है ना। जो शुक्राणु है, अंडाणु है, उनके बीच में निषेचन नहीं हुआ है, वैसे किसी में भ्रूण नहीं बनेगा। और हम जानते हैं कि जब से यौवन आरंभ स्टार्ट होता है तब से जो फीमेल होती है हर महीने जो है उसके गर्भाशय में एक तैयारी चलती है कि गर्भाशय की भित्ति मोटी हो जाती है, स्पंजी हो जाती है, ब्लड सप्लाई जो है वहाँ पर इंक्रीज कर जाता है। कारण ये होता है कि अगर मान लीजिए निषेचन हो जाएगा तो भ्रूण बनेगा, फिर भ्रूण का प्रत्यारोपण हो जाएगा, गर्भाशय की भित्ति से उसका चिपकना हो जाएगा, तो बच्चे का जो है देखभाल अच्छे से हो सके, इसीलिए जो गर्भाशय की भित्ति होती है वो मोटी और स्पंजी हो जाती है। लेकिन मान लीजिए कि निषेचन अगर हुआ ही नहीं, अगर निषेचन हुआ ही नहीं, वैसे केस में वो तैयारी किसी काम की नहीं बचती है। मंत्री जी आने वाले थे भाषण देने के लिए, टेंट वेंट सब लगा हुआ था, लेकिन मंत्री जी आए ही नहीं, सारे टेंट वेंट को उखाड़ दिया जाएगा। तो यही चीज होता है कि गर्भाशय की भित्ति में जो एक्स्ट्रा लेयर्स बने होते हैं वो सारे टूट फूट जाते हैं, और रक्त है, म्यूकस है, श्लेष्मा है, उसके फॉर्म में योनि से जो है वो सारे के सारे बाहर आ जाते हैं, और उसी को हम लोग बोलते हैं पीरियड का आना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रजोधर्म बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, और हम लोग यूजुअली उससे पीरियड का आना बोलते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक बिंब को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, प्रतिबिंब दूरी कितनी होगी? देखो अवतल दर्पण है, फोकस दूरी जो है 15 सेंटीमीटर है, यानी कि वक्रता केंद्र जो है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा गया है। तो अवतल दर्पण के सामने अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता है, ठीक। और प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने बनता है, जिधर फोकस है उधर ही बनता है। तो जैसे फोकस दूरी ऋणात्मक होती है वैसे ही प्रतिबिंब दूरी भी ऋणात्मक हो जाएगी, -30 सेंटीमीटर, राइट आंसर। तो दोस्तों इसी के साथ ये सेट नंबर 4 यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।